सोच कर देखिए, एक ऐसी कौम जिसका इतिहास 4000 साल पुराना है, पर उसमें से 2000 साल से ज्यादा सिर्फ जुल्म, दुख और निकाले जाने यानी एग्जाइल की कहानियां हैं। एक ऐसी कौम जिसे असेरियंस ने तोड़ा, बेबीलोनियंस ने उजाड़ा, ग्रीक्स ने दबाया, रोमन्स ने मिटाने की कोशिश की और फिर अडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी ने उन्हें जहन्नुम जैसी जिंदगी दी। फिर भी आज वही कौम यानी जूस दुनिया के सबसे एजुकेटेड, यूनाइटेड और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज में से एक है। तो सवाल उठता है, आखिर जूस पर इतने अत्याचार क्यों हुए? क्या वजह थी कि हर युग, हर साम्राज्य ने उन्हें अपना दुश्मन माना और फिर भी कैसे ये कौम मिटी नहीं बल्कि और मजबूत होती गई? इस लेक्चर में हम जानेंगे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में असली फर्क क्या है और ये भी देखेंगे कि जूस के अंदर वो यूनिटी, वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आती है। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 2000 बीसीई यानी आज से 4000 साल पहले। मेसोपोटामिया, आज के इराक का एक शहर उर से। यही जन्म हुआ था इब्राहिम का, जिन्हें इस्लाम में हजरत इब्राहिम कहा जाता है। इब्राहिम तीनों धर्मों जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कॉमन फोरफादर माने जाते हैं। उस समय दुनिया में लोग कई देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन इब्राहिम ने सबसे पहले कहा सिर्फ एक ही परमेश्वर है, सब कुछ उसी ने बनाया है, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास। मोनोथिज्म का विचार दुनिया में पहली बार अब्राहिम ने दिया। अब्राहिम की दो पत्नियां थी, हगर जिनसे उन्हें बेटा हुआ इस्माइल और सराह जिनसे बेटा हुआ इसहाक। इस्माइल के वंशज आगे चलकर अरब लोग बने और इन्हीं के वंशज आगे जाकर मुस्लिम बने और इसहाक के वंशज जूस और क्रिश्चियन बने। इसहाक के बेटे थे जैकब, जिनका जन्म कैनान मतलब आज के इजराइल पैलेस्टीन रीजन में हुआ, इसलिए इस रीजन को बहुत ही पवित्र मानते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग जैकब की दो पत्नियां थी, लीज और रचेल, और उनके 12 बेटे और एक बेटी थी। एक रात जैकब का एक डिवाइन बीइंग यानी गॉड के फरिश्ते के साथ संघर्ष हुआ और वो जीत गए। और उस फरिश्ते ने कहा, अब तुम्हारा नाम जैकब नहीं बल्कि इजराइल होगा, क्योंकि तुमने ईश्वर और इंसान दोनों से लड़ाई करके जीत पाई है। इजराइल का मतलब होता है वो जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है और जीत जाता है। जैकब के 12 बेटों के वंशज इजराइल की 12 ट्राइब्स बनी। ये ट्राइब्स मिलकर इजराइल नेशन के रूप में उभर कर आई। सब एक ईश्वर को मानते थे। यहीं से जुडाइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में उभरा। जैकब के सबसे छोटे बेटों में से एक थे जोसेफ, जो बड़े सुंदर, ईमानदार और बुद्धिमान थे। वो सपनों का अर्थ बताने में एक्सपर्ट थे। जैकब उनसे बहुत प्यार करते थे, जिससे उनके भाइयों में जलन पैदा हुई। इसलिए उन्होंने सोचा, जोसेफ को या तो मार देते हैं या कहीं दूर भेज देते हैं, ताकि पिता का प्यार हमें मिले। फिर उन्होंने जोसेफ को कुएं में डाल दिया और पिता से झूठ बोला कि उसे भेड़िए ने खा लिया। इसके बाद जोसेफ को कुएं से निकालकर इजिप्ट के व्यापारियों को बेच दिया। वहां जोसेफ पर झूठा आरोप लगा और वो जेल में डाल दिए गए। एक दिन इजिप्ट के राजा को अजीब सपना आया। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरे और 7 सूखे धान। यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया कि 7 साल समृद्धि के होंगे, फिर 7 साल भयानक अकाल आएगी। आपको पहले 7 सालों में अनाज बचाकर रखना होगा। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने जोसेफ को बना दिया इजिप्ट का ट्रेजरर, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड फाइनेंस। उन्होंने इजिप्ट में ग्रेन स्टोरेज सिस्टम बनाया और लोगों को अकाल के दौरान भूख से बचाया। लेकिन पड़ोसी देश इजराइल में फेमाइन आई, तो जोसेफ के भाई इजिप्ट आए अनाज लेने। जोसेफ ने उन्हें पहचान लिया और माफ भी कर दिया और अपने पिता जैकब को भी इजिप्ट बुला लिया। जैकब ने वहीं अपनी जिंदगी बिताई और मौत के बाद उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्हें कैनान में ही दफना दिया गया। जोसेफ के बाद इजराइलिटीज इजिप्ट में ही सेटल हो गए। उन्होंने खेती, संस्कृति और अपनी पहचान बनाए रखी। पर समय के साथ उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई और नए राजा को डर लगने लगा कि ये लोग हमसे ज्यादा पावरफुल हो गए तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने इजराइल के लोगों को गुलाम बना लिया, उनसे पिरामिड्स, शहर और पब्लिक वर्क्स बनवाए, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और फिर सबसे खतरनाक हुक्म दिया, हर इजराइल के लोगों का जो भी मेल बेबी होगा उसको मार दिया जाएगा। ये जुल्म का दौर लगभग 400 साल तक चला। इसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनकी मां ने उन्हें बचाने के लिए एक बास्केट में रखकर नील रिवर में छोड़ दिया। राजा की बेटी ने उसे देखा और निकालकर पालन पोषण किया। उस बच्चे का नाम था मोजिज। जब मोजिज बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि अपनी कौम पर जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने राजा से अपने लोगों को आजाद करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। और जब राजा ने उन्हें छोड़ने से मना किया तो इजिप्ट पर 10 मुसीबतें आई। जैसे नील का पानी खून बन गया, मेंढक बहुत ज्यादा हो गए, कीड़े, मच्छर, मक्खियों का झुंड और बहुत सारे टिड्डी दल भी आने लगे। ऐसी बहुत सी आपदाएं आने लगी और लास्ट में हर इजिप्शियन घर का पहला बेटा मरने लग गया।
आखिरी मुसीबत के बाद राजा ने कहा कि तुम सब इजिप्ट छोड़ दो और अब हमारी तरफ से आजाद हो। ये था एक्सोडस, जब इजराइल के लोग इजिप्ट से निकले और 40 साल तक डेजर्ट में रहे। मोजिज ने माउंट सिनाई पर ईश्वर से 10 कमांडमेंट्स पाए, जो जुडाइज्म के मोरल रूल्स बने। उन्होंने अपनी कौम को डिसिप्लिन, फेथ और यूनिटी सिखाई। गॉड ने मोजिज से कहा कि अपने लोगों को ले जाओ उस जमीन पर जो मैंने इब्राहिम, इसहाक और जैकब को वादा की थी। मतलब कैनान, मतलब मॉडर्न टाइम की इजराइल पैलेस्टीन वाला एरिया। मोजिस खुद प्रोमिस्ड लैंड यानी कि कैनान में कभी जा नहीं सके, लेकिन उनके सक्सेसर जोशुआ ने इजराइल के लोगों को कैनान तक पहुंचाया। लगभग 1250 बीसीई में कैनान पहुंचने के बाद इजराइल के लोगों ने अपने 12 ट्राइब्स में लैंड डिवाइड किया। हर ट्राइब का अपना रीजन और गवर्नेंस था। यहूदी कौम की फाउंडेशन यहीं से मजबूत हुई। फिर 1200 से 1020 बीसी के बीच में जजेस रूल करते रहे। बाद में लोगों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए। तब प्रोफेट सैमुअल ने शाऊल को पहला राजा बनाया। शाऊल के बाद आए किंग डेविड और उनके बाद आए किंग सोलोमोन, जिन्होंने जेरूसलम में पहला जेविश टेम्पल बनाया। लेकिन सोलोमोन के बाद राज्य दो भाग में बट गया। किंगडम ऑफ इजराइल नॉर्थ में, जिनमें 10 ट्राइब्स थी, और दूसरा किंगडम ऑफ जुदा साउथ में, जिसमें जुदा और बेंजामिन 2 ट्राइब्स थी। नॉर्थ की राजधानी थी समारिया और साउथ की थी जेरूसलम। 712 बीसी में असेरियन एम्पायर ने, जो मॉडर्न टाइम के इराक रीजन में था, नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल पर अटैक किया। नॉर्थ की 10 ट्राइब्स या तो मार दी गई या असेरिया रीजन में भेज दी गई, जहां वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठे। यही ट्राइब्स आज लोस्ट 10 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहलाती हैं। सिर्फ जुदा और बेंजामिन ट्राइब्स ही बचे। फिर 586 बीसीई में बेबीलोन के राजा ने जेरूसलम पर अटैक किया और फर्स्ट टेम्पल तोड़ दिया गया और ज्यूस को बेबीलोन एग्जाइल में भेज दिया। लगभग 50 साल तक वो वहां बंदी रहे। फिर 539 बीसीई में पर्शियन किंग साइरस ने बेबीलोन जीतकर ज्यूस को जेरूसलम लौटाने और सेकंड टेम्पल बनाने की परमिशन दी। फिर 516 बीसी में टेम्पल बन गया। इसी युग को कहते हैं रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। फिर 332 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये एरिया जीत लिया और ग्रीक कल्चर इस रीजन में फैलने लगा। कुछ जूस ने इसे अपनाया और हेलेनिस्टिक जूस बन गए, जबकि कुछ ने अपोज किया। फिर 167 बीसी में ग्रीक रूलर एंटिकस ने जूस पर ग्रीक रिलीजन थोपने की कोशिश की। उसने टेम्पल अपवित्र कर दिया और जूस रिचुअल्स पर बैन लगा दिया। इसके खिलाफ मैकोबिन रिवोल्ट हुआ 167 से 160 बीसीई के बीच में, जिसमें थोड़े से जूइश फाइटर्स ने ग्रीक सेना को हरा दिया। 164 बीसीई में उन्होंने टेम्पल वापस जीता और फिर से पवित्र किया। फिर 63 बीसीई में रोमन्स का इस रीजन पर कब्जा हो गया। अराउंड 4 बीसीई बेथलेम में जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ। वो एक जूइश फैमिली से थे। उनका मकसद जुडाइज्म तोड़ना नहीं, बल्कि उसमें कुछ रिफॉर्म लाना था। जेसस ने कहा कि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता रिचुअल्स नहीं, प्रेम और दया है। ये बातें जूस प्रीस्ट को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रिचुअल्स को प्रीफर करते थे। और फिर क्या होता है, रोमन्स ने उन्हें क्रूसिफाई कर दिया, मतलब सूली पे टांग दिया। उनके बाद पॉल द अपोस्टल ने उनका संदेश नॉन जूस तक पहुंचाया। पॉल ने कहा, मुक्ति के लिए तोरा के सब नियम जरूरी नहीं है, सिर्फ जूस में विश्वास रखना ही काफी है। तोरा जूस का एक पवित्र ग्रंथ है। ये बात ट्रेडिशनल जूस को मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे जूस के फॉलोअर्स ने अपना अलग समुदाय बनाया और फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी तक क्रिश्चियनिटी एक नया धर्म बन गया, जो जुडाइज्म से अलग हो चुका था। फर्स्ट से फिफ्थ सेंचुरी के बीच रोमन्स के रूल और अत्याचारों के बाद जूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे। उनका जेरूसलम और जुदाओ से जुड़ाव तो था, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए माइग्रेशन करना पड़ा। ये लोग बेबीलोन, मॉडर्न इराक, इजिप्ट, सीरिया, टर्की, ग्रीस और रोम तक पहुंच गए। हर जगह उन्होंने छोटी मोटी जूस कम्युनिटीज बनानी स्टार्ट की, जहां वो अपना धर्म, संस्कृति और परंपरा संभाल कर रखते रहे। बेबीलोन यानी इराक में उन्होंने अपना एक महान धार्मिक ग्रंथ लिखा, बेबीलोन तालमड, जो जुडाइज्म के सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है। इसमें तोरा के नियमों, रिचुअल्स और एथिकल टीचिंग्स का बहुत गहरा विश्लेषण मिलता है। अगले कई सदियों तक रोमन्स, पर्शियंस और मुस्लिम्स सभी एम्पायर्स यहाँ आए और गए, लेकिन जूस हर जगह माइनॉरिटी कम्युनिटीज के रूप में जिंदा रहे। वो व्यापार, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते गए, पर कई जगह उन्हें भेदभाव और अत्याचार भी झेलना पड़ा। 20th सेंचुरी के मध्य में एक ऐसी घटना हुई जिसमें इंसानियत ने अपना सबसे काला युग देखा, होलोकॉस्ट।
1933 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी के डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने एक व्यवस्थित अभियान चलाया जूस का समूल नाश करने का। हिटलर के नजरिए में जूस शुद्ध आर्यन रेस के दुश्मन थे। इस सोच के चलते उन्होंने यूरोप भर में मिलियंस ऑफ जूस को गिरफ्तार करके कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां उन्हें टॉर्चर, फोर्स्ड लेबर और गैस चैम्बर्स में मौत दी गई। लगभग 60 लाख जूस इस जेनोसाइड में मार दिए गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा मास किलिंग्स में एक था। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में लोगों का जूस के प्रति गहरी संवेदना और गिल्ट महसूस हुई। इसके बाद जूस कम्युनिटीज ने अपनी पहचान और अपना देश वापस पाने की मांग उठाई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान पेश किया, जिसमें पैलेस्टीन के दो हिस्से में बांटने का प्रस्ताव था, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। जूइश स्टेट मतलब इजराइल और अरब स्टेट मतलब पैलेस्टीन। ये प्लान सबको पसंद नहीं आया, लेकिन जूस कम्युनिटी ने इसे एक आशा की किरण माना। फिर 14 मई 1948 को मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल का गठन हुआ। इसके साथ ही 2000 साल बाद जूस अपने पुरखों की भूमि यानी प्रोमिस्ड लैंड में वापस आए। इजराइल के जन्म के साथ ही उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा राष्ट्र की जहां धर्म, इतिहास और पहचान सब एक साथ जीवित हुए। जूस लोगों को भी समझ आ चुका था कि अगर सरवाइव करना है इस दुनिया में तो एक जगह यूनिटी के साथ रहना होगा। अगर अलग अलग रहे तो हिटलर जैसे लोग उन्हें मारते रहेंगे। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की यूएन से इजराइल में बसने की। 1948 में फलस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था, इसलिए उन्होंने जूस को इजराइल में बसाने का फैसला किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस रीजन में पहले से ही फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे। फिर 1947 में यूएन ने फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्लान पास किया। जूस को वहां आने और बसाने के लिए जूइश एजेंसी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज किया ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन और रहने की व्यवस्था। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी और अगले दिन ही 5 अरब देशों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस जंग के दौरान फिलिस्तीनी लोगों को भारी नुकसान हुआ। अराउंड 7 लाख फिलिस्तीन लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उनमें से कई लोग जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जाकर बस गए और कुछ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में आ गए। और इस तरह इजराइल एक नया देश बन गया, लेकिन फिलिस्तीन लोग अपना वतन खो बैठे और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आज के दिन तक चल रही है। और इस लड़ाई का अंत कब होगा किसी को कुछ नहीं पता। एक बात तो है, ब्रिटेन ने जहां जहां बॉर्डर बनाई है वहां कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुई, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, अफगानिस्तान पाकिस्तान की हो और चाहे इजराइल पैलेस्टीन।